सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने अरब सागरीय अपवाह को देखा और अरब सागरीय अपवाह के अंदर हमने हिमालय की नदियां देख ली और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां को देखा था, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। और उसके बाद हमने पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने देखा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंदर हमने जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं उन्हें हमने देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो रहेगा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो ये वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी। तो जल्दी से जितने भी ग्रुप हैं उसके अंदर वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो वीडियो रही हैं, जितनी भी मैंने आज तक आपको जो टॉपिक करवाए हैं, ये एग्ज़ाम पर्पज़ से, आपके कंपटीशन पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं। और मैंने वहाँ तक के आपको क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठारों से भी अगर आप देखें तो आरएस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले, जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हम इन चार नदियों को, इम्पोर्टेंट चार नदियों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उन चार नदियों के बारे में जो क्वेश्चन बन चुका है वो ये बना था कि उन नदियों के नाम दे दिए गए एक साइड में और दूसरी साइड उनके उद्गम स्थान दे दिए गए और उनसे पूछा गया मिलान करो। ठीक है, उनका मिलान करना था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले ऑलरेडी बन चुका है। तो इसका मतलब अब जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रायद्वीपीय पठार से अगर बनेगा तो वो थोड़ा सा इसका एक स्टेप आगे चल के बनेगा। तो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि तैयारी करने का जो सही सेटअप है, सही तरीका है, वो यही है कि आप जितना आज तक आपके पास नॉलेज इकट्ठा हुआ है और जितने जहाँ तक क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, आप उन क्वेश्चनों के एक स्टेप आगे चलिए तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट नदियों की बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट नदियों में देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास में है विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि भारत की एक जल विभाजक रेखा है, और ये है पश्चिमी घाट, ये भी भारत की एक जल विभाजक रेखा है। और एक है हमारे पास में अरावली। तो भारत में कितनी जल विभाजक रेखाएं हैं? तो 3 जल विभाजक रेखाएं हैं जो जल का विभाजन करती हैं। इनकी चर्चा हमने इन पहाड़ियों को यानी भौतिक प्रदेशों में हमने इसके बारे में कर ली है। आज देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसका जो आगे वाला जो हिस्सा है ये है मेकोल का पठार। मेकोल का पठार है, यहाँ सतपुड़ा है। तो मेकोल का पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। तो यहाँ से हमने देखा था कि 3 नदियों का उद्गम होगा। एक तो हमने नर्मदा को तो कर लिया है, दूसरी हमने देखी सोन नदी को भी हमने देख लिया। आज जो हमने देखने वाले हैं वो इसमें देखेंगे महानदी को। वो कौन सी रहेगी? यहाँ पे महानदी रहेगी। तो देखिए, उससे पहले आएगी हमारे पास में स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आज हम इन नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो स्वर्णरेखा जो नदी है, स्वर्णरेखा नदी जो है ये रांची के पठार से इसका उद्गम होता है। रांची का जो पठार है ये छोटा नागौर के पठार का ही एक हिस्सा है। रांची का पठार झारखंड के अंदर है। तो रांची के पठार से इसका उद्गम होगा। और जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर झारखंड के अंदर ही है, वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में बहती हुई ये कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो ये नदी का नाम जो है क्या है? स्वर्ण रेखा नदी है इसका नाम। लेकिन सुवर्ण नदी किसे कहते हैं? स्वर्ण नदी किसे कहते हैं? तो वो आ जाएगा सोन नदी को। सोन नदी को स्वर्ण नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि सोन नदी की जो रेत है उसके अंदर सोने के कण पाए जाते हैं, तो इस वजह से उसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। लेकिन ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है, तो रायपुर जिले के सिहावा श्रेणी, कहाँ से? सिहावा श्रेणी से इसका उद्गम होगा। सिहावा श्रेणी के निकट है अमरकंटक। इसके निकट क्या है? अमरकंटक। तो यानी अमरकंटक एक पहाड़ी है जिसके
चारों तरफ और भी पहाड़ियां हैं तो वो ऊंची पहाड़ियां हैं। अब क्या होता है कि एक तरफ से तो इस अमरकंटक की पहाड़ियों से एक तरफ से तो सोन चली गई, एक तरफ से पानी इसका नर्मदा में चला गया, एक तरफ से इसका पानी जब अमरकंटक से इस तरफ आता है, उड़ीसा की तरफ आता है, तब वो सिंहावा श्रेणी को पार करते हुए आता है, सिंहावा श्रेणी को पार करते हुए आता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कई बार इसका उद्गम स्थान सिंहावा श्रेणी कह दिया जाता है, और हालांकि ये पीछे से जनरेट कहाँ से हो रही है, अमरकंटक से हो रही है, तो इसीलिए इसका उद्गम स्थान अमरकंटक भी आपको ध्यान रखना है। सिंहावा श्रेणी के निकट अमरकंटक, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी आ गई हमारे पास में? महानदी आ चुकी है। क्लियर। उसके बाद देखिए महानदी जो है, महानदी पर उड़ीसा के अंदर हम देखेंगे हीराकुंड बांध। क्या देखेंगे हम यहाँ पे? हीराकुंड बांध देखेंगे, हीराकुंड, हीराकुंड यहाँ पे हम देखेंगे बांध बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध। और इसके बाद में इसके आगे एक बांध और बना हुआ है जिसे कहते हैं टिकरी पारा, टिकरी पारा बांध कहते हैं, टिकरी पारा बांध कहा जाता है, टिकरा पारा भी कह देते हैं, टिकरा पारा या टिकरी पारा बांध कह देते हैं। और इसके अलावा कौन सा हो गया? हीराकुंड बांध हो गया, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो बांध जो है ये किस नदी पर बने हुए हैं? महानदी, महानदी पर बने हुए हैं। महानदी जो कि उड़ीसा की एक मुख्य नदी है, महानदी, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती, इसकी मुख्य सहायक नदी कहलाएगी। उसके बाद में उड़ीसा के अंदर आता है कटक, कटक के निकट, कटक एक स्थान है, कटक के निकट जो है ये किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है दोनों के बारे में, स्वर्णरेखा और महानदी के बारे में। इसके बाद में आते हैं गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी किसकी बात कर रहे हैं? गोदावरी की बात कर रहे हैं। तो गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। एक तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, इसीलिए इसको गंगा की संज्ञा दे दी, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। और दूसरी बात कि ये भी क्या करती है, इसका डेल्टा काफ़ी बड़ा है, इसका डेल्टा जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए डेल्टा गंगा का बड़ा है, तो यहाँ पर कौन किसका बड़ा है? गोदावरी का, इसीलिए हम इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब इसे वृद्ध गंगा क्यों कहा जाता है, बूढ़ी गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गंगा है, यानी जो हिमालय की नदियाँ हैं, जो हिमालय की नदियाँ हैं ये अपनी युवावस्था में है। कौन सी अवस्था में? युवावस्था में है। ये गहरे गार्ज बना करके चलती हैं, और ये ऊपर से यानी बहुत तेज गति से ऊपर से बहती हुई आती हैं। हम आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारों की जो नदियां हैं और हिमालय की नदियां, जो उनका अंतर क्या है, मुख्य रूप से अंतर देखिएगा। ये जो नदियां हैं ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इनका जो मार्ग है वो चौड़ा है, और इनका मार्ग जो है वो संतुलित है, संतुलित मार्ग है इनका, संतुलित। और इनकी जो घाटी है, घाटी वो कैसी है? उथली घाटी है, उथली घाटी है, यानी कि ये ज़्यादा गहरे गार्ज नहीं बनाती, उथला ही इनका तल है। और इनका जो डाल है, डाल की जो प्रवणता है, डाल की प्रवणता ये कैसी है? बहुत ही मंद है, मंद इसकी प्रवणता है, यानी बहुत डाल स्लोप बहुत ही धीरे धीरे चलता है। लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं उनका डाल बहुत तेज़ी से है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पहाड़ों से उनका उद्गम होता है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं ये कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं, मौसमी, क्योंकि इन्हें वर्षा ऋतु के अंदर ही जल प्राप्त होता है तो ये बहती हैं, अन्यथा ये सूखी रहती हैं। और जबकि यहाँ पर तो ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर के पिघलने से भी क्या होता रहता है? नदियाँ सदावाहिनी बनी रहती हैं। तो ये डिफरेंस रहता है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और हिमालय की नदियों के बीच में, ध्यान रखिएगा। वापस लौटते हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा, क्योंकि इसने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लिया और वो अभी युवावस्था में है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें पेन गंगा, वेन गंगा, भद्रावती, भद्रा नदी, तुंगभद्रा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी हैं? पेन गंगा है, वेन गंगा, तुंगभद्रा और पूर्णा,
पूर्णा, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। क्लियर, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो ये क्या करती है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद में ये किस में गिरती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं हम आगे कौन सी, कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम देखिए, इन दोनों का ही उद्गम जो है, सॉरी इसका उद्गम बताया नहीं मैंने आपको, ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो और ये भी कहाँ से होती है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, जबकि इसका उद्गम जो है ये कर्नाटक से होता है। कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। केरल के लिए हम KL लिखते हैं, अगर नहीं ध्यान तो KL लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से दोनों का उद्गम होता है। तो जो ये हमारे पास में गोदावरी है, गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी से होती है। और ये त्र्यंबक की पहाड़ी कहाँ है, पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर है। और ये इसका उद्गम स्थान नासिक से भी कहा जा सकता है। नासिक, नासिक जो है महाराष्ट्र के अंदर है, वो गोदावरी नदी के किनारे पर है। तो नासिक के निकट, नासिक के निकट पश्चिमी घाट, और उस पश्चिमी घाट पर क्या है, त्र्यंबक की पहाड़ी है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। त्र्यंबक की पहाड़ी या फिर त्र्यंबेश्वर, 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 त्र्यंबेश्वर जो है ये कहा जा सकता है, या त्र्यंबक की पहाड़ी कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और जब हम महाराष्ट्र में इसकी कृष्णा की बात करते हैं, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है, कृष्णा नदी जो है इसका जो उद्गम हमें मिलेगा, ये मिलेगा महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, महाबलेश्वर से। और ये कहाँ से, पश्चिमी घाट से होता है, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है, पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से यहाँ से उद्गम हो जाएगा, महाबलेश्वर से हो जाएगा। और इसकी जो ये दूसरी लंबी नदी हो जाएगी। और इसकी जो सहायक नदी है उसमें पंचगंगा आ जाएगी, पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, और मूसी नदी आ जाएगी, मूसी नदी, जहाँ हैदराबाद, हैदराबाद जो है वो किस नदी किनारे पर है, मूसी नदी के किनारे पर है। तो ये मूसी नदी यहाँ पे इसकी सहायक नदियों में आ जाएगी। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इस नदी का क्या हो जाता है, उद्गम हो जाता है। तो महाबलेश्वर से उद्गम हो गया। और ये महाराष्ट्र से बहती हुई, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओके, उसके बाद में आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल दक्षिण के अंदर है। और इस कावेरी नदी को साल भर वर्षा प्राप्त होती है, साल भर वर्षा प्राप्त होती है। और ये जो नदी है इसका उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कुर्ग जिले से इसका उद्गम होता है, कुर्ग जिला, कुर्ग जिला। और पूछा जाए तो मैसूर का पठार, मैसूर का पठार से इसका उद्गम होता है, कुर्ग जिले के मैसूर के पठार से इसका उद्गम होता है। किसका, कावेरी नदी का। यहाँ नदी कौन सी आ चुकी है, कावेरी। अब कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, और या बूढ़ी गंगा, गोदावरी को। और इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहेंगे। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये नदी जो है ये सदावाहिनी है, यानी साल भर, वर्ष भर ये बहती है, वर्ष भर ये बहती है। इस वजह से इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि गंगा भी साल भर बहती है और ये भी, क्योंकि इसको दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। एक जो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा वहाँ से ये वर्षा प्राप्त होगी, और एक उत्तर पूर्व का लौटता हुआ मानसून आएगा उससे भी इसे वर्षा प्राप्त होगी, जिस वजह से ये साल भर इसमें पानी रहता है। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी आएगी हमारे पास में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहेगी, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा इसका तमिलनाडु में आएगा। और कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम जो है एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम एक जलप्रपात है। सॉरी नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो ध्यान रखना, ये वर्ष भर बहती है। और शिव समुद्रम जो है इस पर क्या बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है, शिव समुद्रम। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक जलप्रपात मिलेगा। ओके,
तो ये होगी हमारे पास में नदियों के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं सारी की सारी, कि उनका उद्गम कहाँ से होता है और उन पर कौन कौन सा स्थान स्थित है और क्या क्या उन पर विशेष बात यहाँ पे है आ चुकी है, ठीक है ना। तो इन बातों का आपने ध्यान रखिएगा कि क्योंकि पहले क्वेश्चन जो बन चुके हैं वो कहाँ से बन चुके हैं, इनके उद्गम स्थानों को मिलान करने से बन चुके हैं। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो इन पर स्थित बांध से या इन पर इनकी सहायक नदियों से, और या फिर बन सकता है इन पर इनकी किसी न किसी नगर पर बन सकता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में शेयर जरूर किया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके सामने एक अलग वे के अंदर आने वाले हैं, और जिसका हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब आपके सामने उस गिफ्ट को पेश किया जाए। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इसी प्रकार से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।